वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू योर यूट्यूब चैनल नीट एजुकेटर्स। तो आज हम क्लास 11th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको अच्छे से लर्न करने के लिए अपनी बायो की किताब लेके संग में बैठें और जो मैं अंडरलाइन करवाऊँ वो आप अपनी किताब में अंडरलाइन करें। तो सबसे पहले चैप्टर 1 स्टार्ट करने में उम्मीद है कि आप लोग अपनी किताब ले आए होंगे। तो चैप्टर 1 हम स्टार्ट करते हैं। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एक पेज होगा जिसमें लिखा होगा ये ये अर्नेस्ट मेयर के बारे में। तो इसमें से एक दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अर्नेस्ट मेयर है वो द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं उनको। ठीक है, और उनको एक ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, इस पेज में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके सिवाय कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अपने हम लिविंग वर्ल्ड पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पे आती है व्हाट इज लिविंग। इसमें आता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। सबसे पहली चीज है कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करते हैं। पर इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है जो कि नीट के एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है। वो है क्या कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ये लाइन नीट के एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसको अपनी एनसीईआरटी में अच्छे से अंडरलाइन कर लें और इसको याद कर लें। ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि जो इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर है इंडिविजुअल्स का वो ट्विन करेक्टरिस्टिक है ग्रोथ का, जो कि है मेनली यूनिसेलुलर में। मल्टी सेलुलर में ये काम नहीं आता है। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन जो एक और इम्पोर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की वो है कि प्लांट्स में जो सेल डिवीजन होता है वो होता है कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। ठीक है, बहुत बार नीट ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्लांट्स और एनिमल्स में के जो ग्रोथ है उसके सेल डिवीजन में क्या फर्क है। तो प्लांट्स के में तो ये है कि वो कंटिन्यूसली होता है थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, जबकि एनिमल्स में जो यही ग्रोथ है ये केवल एक सर्टेन एज के लिए होती है। ठीक है, ये केवल एक सर्टेन एज के लिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। तो जो हमारा सेल डिवीजन होता है वो क्यों होता है, ये होता है जिससे कि जो हमारी लॉस्ट सेल्स हैं, जो मतलब जैसे हमारी चोट लग गई है या कोई भी वेयर एंड टेयर हुआ है तो उसकी सेल्स को कंपेंसेट करने के लिए सेल डिवीजन होता है जिससे न्यू सेल्स बन सके। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। ठीक है, मेनली जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं। वन कैन इजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर्स बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। फिर नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। इन द मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्या कि जो हायर एनिमल्स और प्लांट्स में जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एलिमेंट्स है। एक्सक्लूसिव बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है, इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन का तरीका तो ये हो सकता है कि किसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो आपको उसमें टिक लगाना होगा हायर एनिमल्स एंड हायर प्लांट्स में। ठीक है, या फिर ये दूसरे तरीके से ये पूछा जा सकता है कि जो हायर एनिमल्स और प्लांट्स है उसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैसा इवेंट है, इंक्लूसिव है या फिर एक्सक्लूसिव है, तो उसमें आप क्या लगाओगे, एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। ये बात जो है कि बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ, क्या इंक्रीज इन बॉडी मास, ये किसके लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। ठीक है, इसी इसी लाइन के हिसाब से जो माउंटेन्स बोल्डर्स एंड सैंड मोन्स है वो भी ग्रो करते हैं, पर growth therefore cannot be taken as defining property of living organism। क्यों, क्योंकि conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained and then we understand that it is a characteristic of living system। A dead organism does not grow। क्या कि dead organism grow नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत कॉमन बात है जो हम सब जानते हैं। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। अब इसमें लिखा है रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब बात थी हमारी क्या
क्या ग्रोथ जो है वो हमारा डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का? तो हम उसमें कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि माउंटेन, बोल्डर और सैंड मोड्स भी हैं जो वो भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, इसलिए हम ग्रोथ को हम लिविंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं मानते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं क्या रिप्रोडक्शन है तो इस बात पे। तो देखते हैं, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रिफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing features more or less similar to those of parents। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मीन्स ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज आती है एनसीईआरटी की वो ये है कि फंगस मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली ड्यू टू मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। इसमें याद तुम्हें ये करना है क्या, कि जो फंगस है वो किससे करती है, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, किससे, स्पोर से करती है। ठीक है, अब बात करते हैं लोअर ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि यीस्ट और हाइड्रा। इनमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है, बाय बर्डिंग होता है। ये केवल इतनी इतनी याद करने हैं क्या, कि यीस्ट और हाइड्रा में किससे होता है, बर्डिंग से होता है। प्लेन एरिया में किससे होता है, जिनको हम कॉमनली फ्लैट वॉर्म्स भी कहते हैं, इनको ट्रू रीजनरेशन से होता है, जिसको कहते हैं अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। जैसा कि आप छिपकली का एग्जांपल ले सकते हैं कि हम उसकी जैसे अगर पूंछ कट जाती है तो वापस उग जाती है, उसी को क्या कहते हैं, हम ट्रू रिजनरेशन कहते हैं। ठीक है, द फंगस, द फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या कहता है, फंगस, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस, ये सब किससे मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रेगमेंटेशन से। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू, ये सारे तो क्या थे, ये ऑर्गेनिजम्स थे जो मेनली मल्टीसेलुलर थे। अब बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कुछ, जैसे कि बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा। ये सब में ये इंपॉर्टेंट लाइन है क्या, कि बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा में जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है, सिनोनिमस विद ग्रोथ। मतलब इनका जो रिप्रोडक्शन होगा वो सिनोनिमस है ग्रोथ के। कैसे, देखो, जैसे मान लो कि तुम पे ये एक बैक्टीरिया था, ठीक है, ये रिप्रोड्यूस करा तो ये दो बैक्टीरिया बनाया इसने, एक ही आया एक ही आया। ठीक है, और फिर ये रिप्रोड्यूस करा तो इसने फिर से दो बनाए, इसने भी दो बनाए। ठीक है, तो क्या इसका जो ये ग्रो हो रहा था, ये ग्रो ही तो करा, जिसके बाद ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया टू पार्ट्स में। तो ये क्या, इसका रिप्रोडक्शन भी है, इसलिए इसको क्या कहते हैं कि बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा में जो रिप्रोडक्शन है वो इसकी ग्रोथ के हिसाब से, पहले एक था अब दो हो गया, रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन हम यहाँ पे मान लेते हैं। पर क्या, जो एक था ऐसा था, मतलब जैसे ये एक था अमीबा, ठीक है, ये धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करा तो ये कुछ इस तरीके से बन गया, और फिर उसके बाद ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। ठीक है, ये तो था हमारा क्या, पेरेंट, और ये क्या हमारे हो गए, डॉटर्स। ठीक है, तो इसलिए एक से दो बन गए। पहली बात तो ये यहाँ पे ग्रो करा है, यहाँ पे क्या करा, इसने ग्रो भी करा, और यहाँ पे क्योंकि इसका नंबर बढ़ गया तो ये यहाँ पे इसको हम क्या मानते हैं कि ये रिप्रोड्यूस भी करा, इसलिए इसमें ये सिनोनिमस है। ठीक है, डेट इज, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है इन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास, हेंस वी नोटिस दैट इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स we are not very clear about the usage of two terms growth and reproduction। इसीलिए क्योंकि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिनोनिमस है, तो हम इसको क्या नहीं मान सकते, हम इसको करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मान सकते यूनिसेलुलर्स के लिए। ठीक है, पर अब जरा मल्टीसेलुलर्स की बात कर लेते हैं। तो बहुत से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मैनी ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। जैसे कि ये एग्जांपल याद करना बहुत जरूरी है, जैसे कि तुम्हारा म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो क्या ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो हैं, पर क्योंकि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं, तो इसलिए रिप्रोडक्शन को भी हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। और ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट कर लेते हैं, मेटाबॉलिज्म की बात पे आते हैं। तो मेटाबॉलिज्म में देखो, अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। All living organisms are made of chemicals
These chemicals, small and big, belonging to various classes, size, function, etc., are constantly being made and changed into some other biomolecule. इसके कहने का मतलब है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो केमिकल्स से बना है, और जो केमिकल्स हैं वो छोटे हों या बड़े, छोटे छोटे चीजों से मिलके एक बड़ा केमिकल बनता है, और उसको हम क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। तो दिस कन्वर्जन ऑफ केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है, ये बहुत सारे हैं। देयर आर थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपकी सांस लेने से लेके खाने को क्या कहते हैं, स्मॉल पार्ट्स में तोड़ने तक, ये सब हमारे क्या मेटाबॉलिज्म में आता है। अब बात करते हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स में होता है कि नहीं और लिविंग थिंग्स में होता है कि नहीं। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ तो ये बात हमारी हो गई पक्की, क्या कि प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है, फंगस और माइक्रोब्स में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। ठीक है। अब एक चीज और, द सम मेटाबॉलिज्म हम कह किसको रहे हैं, तो मेटाबॉलिज्म होता है द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं, जो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन हो गई, क्या जो हमको डिफ्रेंशिएट करवा सकती है लिविंग और नॉन लिविंग में, वो ये है कि नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। तो मतलब एक डिफरेंस तो आ गया, क्या कि जो मेटाबॉलिज्म है वो हमारा लिविंग कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, ठीक है, और जो कि है भी, क्या कि ये, क्योंकि ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में मेटाबॉलिज्म शो नहीं होती है। ठीक है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल्फी सिस्टम्स। ठीक है। अगर इनको हम बाहर के सिस्टम में रिएक्शंस को करते हैं, जैसे कि दूध का फटना हो गया, दही बनना हो गया, ये सब, इन सबको क्या कहते हैं, हम इन विट्रो कहते हैं, और ये लिविंग नहीं माने जाते, आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। ठीक है। ये लिविंग थिंग्स नहीं होती है पर ये लिविंग रिएक्शंस होते हैं। इसलिए तो एक चीज तो हमारे पास आ गई, क्या, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ठीक है। तो क्योंकि केवल एक सेल ही ऐसी चीज है जो किसमें क्या करवाती है, जो हमारे लिविंग थिंग्स में मेटाबॉलिज्म शो करवाती है। ठीक है। तो पहला तो हमारा क्या आ गया, जो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, मेटाबॉलिज्म, ये याद रखनी है। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, क्या कहती है, परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज दिस एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग। तो जो नेक्स्ट चीज आती है वो है एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और एनवायरमेंट and respond to these external stimuli which could be physical, chemical और biological। ये भी एक हमारा लिविंग कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। सोचो क्या आप, जैसे अगर आपको कोई सुई चुभाएगा तो आप क्या, उसको पहली बात तो ये है कि आपको थोड़ा सा पता चल जाता है कि ये सुई चुभाने वाला है। दूसरी बात, क्या आप उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, जब लगती है आपको सुई तो आप चिल्लाते हैं। ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, हमारा रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई हो गया। पर क्या इसी चीज को आप नॉन लिविंग थिंग पे करके देखो, क्या आप अगर पत्थर को सुई चुभाओगे तो क्या उसको लगेगी, क्या वो चिल्लाएगा, नहीं। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं, पर इसमें कुछ क्या आ जाते हैं, चीजें आ जाती हैं, जैसे कि देखो, वी सेंस आवर एनवायरनमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स, जो कि है कि हमारे जो सेंस ऑर्गन है यही हमारे किस चीज में मदद कर रहे हैं, एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग्स। ठीक है। प्लांट्स के पास भी होते हैं, जैसे कि प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पोल्यूटेंट एक्सेट्रा। ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम प्रोकार्योट्स टू द most complex eukaryotes can sense and respond to environmental cues। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जैसा प्लांट्स भी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे कि फोटो पीरियड है, कि एक प्लांट को कितनी लाइट मिल रही है, फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स, बोथ प्लांट्स एंड animals। All organisms handle chemicals entering their bodies. All organisms therefore are aware of their surroundings। इसलिए human beings is the only organism who is aware of himself, जिसको हम क्या कहते हैं, selfishness भी, and has self consciousness। इसलिए जो consciousness है therefore becomes the defining property of living organisms। ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है वो भी हमारी क्या, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और एक क्या चीज निकल के आई थी हमारी, आई थी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी क्या हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, और मेटाबॉलिज्म भी हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है।
ठीक है, तो हमारी तीन चीजें आगे निकल के, एक तो हो गई क्या, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, मेटाबॉलिज्म हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, और क्या कॉन्शियसनेस भी हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब आगे चल लेते हैं इस कॉन्शियसनेस के बारे में थोड़ा और। When it comes to human beings, it is all the more difficult to define the living state. ये लाइन को आप ऐसे समझो कि मानो कि एक आदमी है जो कॉमा में पड़ा हुआ है, उस पर कॉन्शियसनेस तो है नहीं पर वो लिविंग है, तो इसलिए इसमें थोड़ा डाउट रहता है कि कॉन्शियसनेस को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लें कि नहीं लें। ठीक है, ये देखो एग्जांपल लिखा है, वी ऑब्जर्व पेशेंट्स lying in coma in hospitals virtually supported by machines which replace heart and lungs. ठीक है, the patient are otherwise brain dead, the patient has no self consciousness, are such patients who never come back to normal life living or non living. इसलिए कॉन्शियसनेस का केवल एक यही वो है एक्सेप्शन, क्या कि जो पेशेंट्स कोमा में लाई कर रहे हैं वो इस चीज को शो नहीं करते हैं। ठीक है, इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो अबाउट ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शंस। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसमें, यहाँ तक इतना ये इंपॉर्टेंट था क्या, कि जो हमारा कॉन्शियसनेस है, मेटाबॉलिज्म है और हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब हमारा क्या है, हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, और जो हमें दूसरा पॉइंट मिला था वो ये मिला था क्या, कि जो ग्रोथ है वो हमारा क्या है, सिनोनिमस है इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आता है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं, इफ यू लुक अराउंड यू will see a large variety of living organisms, be it potted plant, insect, bird, your pets, or other animals and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. तो यहाँ पे ये किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे ये बात कर रहा है बैक्टीरिया की। ठीक है, अब अगर हम इफ you were to increase the area that you make observations in, the range and variety of organisms that you would increase. Obviously, if you were to visit a dense forest, तो इसमें ये कहना चाहता है कि जो डेंस फॉरेस्ट में अगर हमारे ऑर्गेनिजम्स होंगे वो ज्यादा होंगे बल्कि कि हमारे लोकेलिटी में, क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट में देखो अलग अलग फ्लावर्स मिलेंगे, बैक्टीरिया मिलेगा तुम्हें, मॉस मिलेगी, एल्गी मिलेगी, और बहुत तरीके के ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। पर हमारे लोकेलिटी पे जितना छोटा एरिया होगा उतने कम ऑर्गेनिज्म होंगे और जितना बड़ा होगा उतने ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट वो आता है नंबर, जो याद करने की चीज है वो है number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. तो 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज ये नंबर है जो कि अब तक की हम जान चुके हैं और जिनको हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो इसी चीज को, जो इतना सारा ये नंबर ऑफ स्पीशीज है, इसको ही हम क्या कहते हैं, दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट मिल गई क्या, कि एक तो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज हम जानते हैं जिनको हम ढूंढ चुके हैं, और जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या है, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम और आगे चलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं अब हम इस चीज की, है देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज। अब क्योंकि जैसे देखो ये कितना बड़ा नंबर है 1.7 टू 1.8 मिलियन, तो इन सब का नाम करना तो बहुत कठिन काम होगा, तो इसीलिए देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नेमिंग और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म दैट इज अटैच्ड टू। तो ऑर्गेनिज्म के डिस्क्रिप्शन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। आगे चलते हैं, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी द नंबर ऑफ साइंटिस्ट एस्टैब्लिश प्रोसीजर्स टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हर ऑर्गेनिज्म के लिए उन्होंने कुछ साइंटिफिक नेम्स रखे। तो इन इतने सारे 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज के नाम रखने के लिए तो बहुत सारे लोग चाहिए होंगे, तो इसलिए इनके दो ग्रुप्स बने। फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन, ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये है,
For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature. ठीक है, तो प्लांट्स के लिए हमारे पे क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, और हमारे एनिमल्स के लिए क्या है, एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट किस में आते हैं, इन्वॉल्व इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब यहाँ पे एक बहुत माइन्यूट चीज है जो अगर एग्जाम में अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप जरूर कंफ्यूज हो जाओगे 101%। वो ये चीज है कि देखो यहाँ पे गौर से देखना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है फॉर और यहाँ पे है ऑफ। बस यही एक इम्पॉर्टेंट चीज है तो याद रखनी है, क्या कि जो ICBN है वो है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, और जो ICZN है वो है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जो शायद ही कोई टीचर बताता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज चलते हैं। साइंटिफिक नेम्स एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इनके साइंटिस्ट ने सोची कि जो भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम रखें तो उसका एक ऐसा नाम रखें जो पूरे वर्ल्ड में सेम रहे। इसलिए उन्होंने नाम के टू कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड करा। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स, जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने नेम को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्या क्या, एक तो हमारा हो गया जेनेरिक नेम और एक हमारा क्या हो गया, स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। क्योंकि ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट में, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, इस सिस्टम को बायनोमियल नोमेनक्लेचर को किसने दिया था, गिवन बाय कार्लियस लिनियस। ठीक है, गिवन बाय। ठीक है, फिर से देखो, नाम को साइंटिस्ट ने टू पार्ट्स में डिवाइड करा था, जेनेरिक नेम में और स्पेसिफिक एपिथेट में। ठीक है, क्योंकि ये दो हैं इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। और ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया किसने था, कार्लियस लिनियस ने दिया था। ठीक है, देन दिस नेमिंग सिस्टम यूज अ टू वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। अब एक एग्जांपल, मैंगो का एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंगीफेरा इंडिका। तो इसमें जो हमारा मैंगीफेरा है ये हमारा क्या होगा, ये देखिए, बायनोमियल इन दिस मैंगीफेरा रिप्रेजेंट्स द जीनस व्हाइल इंडिका इज अ पर्टिकुलर स्पीशीज। जो हमारा मैंगीफेरा होगा वो हमारा क्या होगा, मैंगीफेरा हमारा होगा जीनस और इंडिका हमारा क्या होगा, स्पीशीज होगी। ठीक है, अब आपको इस नाम में ये दिख रहा होगा कि जो मैंगीफेरा का M कैपिटल है और इंडिका का I स्मॉल है। तो नॉर्मन ये इस चीज को याद रखना। अब क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे करना है, इतने बड़े स्केल पे करना है, तो इसके इन्होंने कुछ रूल्स बनाए जिनको कहते हैं यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, जो नीट में बहुत बार एज इट इज पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा सही रूल है नॉमेनक्लेचर का। तो सबसे पहला तो ये है कि जनरली इन लैटिन लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं, और अगर ये लिखे जाते हैं तो किसमें, इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। ठीक है, और दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन पर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। तो जो इनके नाम है वो इस लैंग्वेज से लिए जाते हैं। इस लैंग्वेज से इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि इसको हम डेड लैंग्वेज भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डेड लैंग्वेज भी हम कहते हैं। ठीक है, अब आगे करते हैं। जो अभी अभी मैंने दिखाया यहाँ पे कि फर्स्ट लेटर कैपिटल है और इंडिका का ये स्मॉल है, कि फर्स्ट वर्ड in a biological name represents the genus while second represents the specific epithet। ठीक है, आगे चलते हैं। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, अगर हम इनको हाथ से लिखते हैं कॉपी में, आर सेपरेटली अंडरलाइन करने पड़ते हैं हमको,
और प्रिंट अगर हम इसको कंप्यूटर पे लिखते हैं तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, क्या ये इटैलिक्स में लिखे हैं, तो प्रिंटेड इन इटैलिक्स, ठीक है। और इटैलिक्स में इसलिए लिखते हैं टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, ठीक है। और अब फर्स्ट वाले की बात कर लेते हैं कि जो फर्स्ट वर्ड है जो कि हमारा जीनस बता रहा है वो हमारा क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है। और जो सेकंड वर्ड है जो हमारा स्पेसिफिक एपिथेट बता रहा होता है वो हमारा स्मॉल लेटर में होता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आ जाती है, जो वो है कि अगर इसमें ऑथर का नाम भी हम लिख दें तो कैसा रहेगा, सेंटेंस ने सोची। तो उन्होंने कहा ये तो और अच्छी बात है, तो हम नाम के लिए हमें एंड में ऑथर का नाम भी लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम इज रिटेन इन एब्रीवेटेड फॉर्म। तो ऑथर का नाम बायोलॉजिकल नेम के एंड में लिखा जाता है एब्रीवेटेड फॉर्म में, ठीक है। कैसे, जैसे कि माना हमने कि जो मैंगीफेरा इंडिका है उसको एन में हमने लिख दिया क्या, LINN। इसका क्या मतलब है कि इसको लीनियस ने ढूंढा था, इसका क्या है, ऑथर कौन है, लीनियस, ठीक है। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लीनियस। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। आपको एक तो ये सारे नाम, ये सारे इसके रूल्स क्या करने हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा याद करने हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसलिए हमने इसका क्या करा है, क्लासिफिकेशन करा है। तो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन दी हुई है एनसीईआरटी में। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड into convenient categories based on some easily observable characters, ठीक है। जैसे कि प्लांट और एनिमल को अगर हम ऑब्जर्व करें तो डॉग, कैट और इंसेक्ट का एग्जांपल लिया है इसमें। वी यूज दिस टर्म, वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स, कि डॉग है तो 4 पैर पे होते होंगे, कैट्स हैं 4 पैर पे होती होंगी, ठीक है। इस तरीके के, पर इंसेक्ट है उनके 8 पैर भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, वो छोटे होंगे। तो ये तरीके के जो करेक्टरिस्टिक हैं जो कि क्या है, ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स हैं, ये किसके काम आते हैं, हमारी क्लासिफिकेशन के काम आते हैं, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। नाउ वी थिंक ऑफ अल्स्टेटियंस, वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। Similarly, suppose we are to say mammals, you would like of course think of animals with external ears, body hair, ये सारे क्या हमारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो उसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है यहाँ पे, क्या, साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज कॉल्ड टैक्सा। तो जो क्लासिफिकेशन की हमारी जो कैटेगरीज हैं उसको हम क्या कहते हैं, टैक्सा कहते हैं, ठीक है। Here you must recognize that taxa can indicate categories at different levels. जैसे plants also form taxa, वीट भी एक टैक्सा है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट एक तरीके से कह सकते हैं, वो सारी हम इसको क्या कह सकते हैं, टैक्सा कह सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन करेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा, क्योंकि ये करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे सारे ऑर्गेनिजम्स को हम डिफरेंट टैक्सा में क्लासिफाई कर सकते हैं, इसलिए इस क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी। इसलिए इस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं हम, टेक्सोनॉमी। इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल, ये नीट में बहुत बार पूछा जा चुका है, मैं रेड से मार्क कर देता हूँ उसको। रेड से मार्क करा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट में भी पूछा जा चुका है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर along with the structure of cell development processes and ecological information of organisms are essential, ठीक है, of the basis of modern taxonomic studies, ठीक है। अब जो एक और चीज जो नीट में एग्जामिनर की फेवरेट है वो ये है कि इसका ऑर्डर क्या है, टेक्सोनॉमी का ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले आता है कैरेक्टराइजेशन, फिर आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद आता है हमारा क्लासिफिकेशन, और सबसे एंड में क्या होता है, नोमेनक्लेचर। ये सारी प्रोसेस हैं जो 1 2 3 4 से हैं, मतलब, और इन सब को मिला के क्या हमारी बेसिक्स ऑफ टेक्सोनॉमी बनती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमारा आता है कैरेक्टराइजेशन, दूसरे नंबर पे हमारा क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन, तीसरे नंबर पे हमारा आता है
क्लासिफिकेशन, और फोर्थ नंबर पे हमारा आता है नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये कैरेक्टराइजेशन की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई। ठीक है, तो मतलब एग्जाम में वो पूछ लेते हैं कि इनको ऑर्डर में लगाओ कि सही ऑर्डर क्या है बेसिक्स ऑफ टेक्सोनॉमी का। तो ये याद रखने की चीज है कि सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, फिर हमारा आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन और फिर नॉमेनक्लेचर। देखो इसको जरा मैं प्रैक्टिकली अगर आपको समझाऊं तो मानो कि आपके पास क्या है, हमको एक डॉग का नॉमेनक्लेचर करना है, तो हम सबसे पहले उसके कैरेक्टर्स को देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करेंगे दूसरों से, फिर क्लासिफाई करेंगे उसको कि हम उसको किस में रखें, और फिर एंड में जाके हम उसका क्या देंगे, नाम देंगे। ठीक है, तो जो टेक्स्ट यहाँ पे ह्यूमन बीइंग आल्सो बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो यहाँ तक इस पैराग्राफ में कुछ भी एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ आ जाते हैं क्या, कि ह्यूमन बीइंग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टिंग इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटीज, बट आल्सो रिलेशनशिप अमंग देम। ठीक है, तो जब दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रिफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स अब क्या है ये देखिए, द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा, विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये इस तरीके के वर्ड्स और उनके डेफिनेशंस को जो नीट में है वो मैच द कॉलम में मैक्सिमम ज़्यादा पूछता है कि इनको मैच करना है। ठीक है, तो ये याद होनी चाहिए, जैसे कि ये यहाँ पे अभी मैंने सिस्टमैटिक्स आई, ऊपर हमारी आई थी टेक्सोनॉमी, ये सब आपको क्या होनी चाहिए, इनकी डेफिनेशंस याद होनी चाहिए, मैं इसलिए इनको अंडरलाइन करवा रहा हूँ। इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा एग्जामिनर आपसे। ठीक है, अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे ना, मतलब इसकी जो पार्ट्स होंगे, तो आपको मतलब ये चैप्टर आप कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप बिना प्रैक्टिस करे भी अगर आपने केवल यही चीजें याद कर लिया है, तो आप आसानी से पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं नीट में। पूरे में से पूरे मतलब 360 में से 360 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो लीनियस ने हमें यूज करा था, यूज सिस्टमा नेचुरे एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। जो उसने एक बुक छपवाई थी, उसने उसका नाम क्या रखा था, सिस्टमा नेचुरे। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स was later enlarged to include identification, nomenclature and classifications। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं। अब आते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज पे। तो ये पार्ट हम अगले वीडियो के पार्ट में करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसका ये वाला जो चीज़ है ये हम सेकंड पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।